Good morning, everyone. I'm back with part second of current affairs for the month of October 2025. In part first, we have discussed some important current affairs for the month of October under two headings: polity and governance and international relations. Now we are starting part second with economy. Our first topic is multi-dimensional poverty. It's poverty which is based on certain dimensions जो हम बाद में पढ़ेंगे. तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के रिलेटेड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी and OPHI Oxford Poverty and Human Initiative released the 2025 Multidimensional Poverty Index MPI report. तो ये रिपोर्ट जो है 2025 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दी एंड ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव. एंड यूएनडीपी मींस यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो अब की हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी की. सबसे पहला जो है पॉइंट ये कहता है कि 1.1 बिलियन that means 18.33% of the population out of 6.3 billion people across 109 countries live in acute multidimensional poverty. The research is based on 109 countries. In 109 countries, 18.3% people are living in acute multidimensional poverty. In 18.3% population, children's का नंबर ज्यादा है. चिल्ड्रन का नंबर 27.8% of multidimensionally poor are children's, and in adults the rate is 13.5%. And 80% of the multidimensional poor are directly exposed to climatic hazards, and women and children are more affected because of their physique and the type of activity they are involved in. Poverty in India. India के बारे में इसका क्या कहना है? In India, the multidimensional poverty has came down from 55.1% in 2005 and 2006 to 16.4% in 2019 and 2021. It's called multidimensional poverty because it is based on some dimensions. और 3 important dimensions पे ये base होता है: health, education and standard of living. फिर हर एक dimension के कुछ indicators होते हैं और total 10 indicators. इन्हीं के बेसिस पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है. हेल्थ के 2 इंडिकेटर्स है: न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. एजुकेशन के 2 इंडिकेटर्स है: इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के 6 इंडिकेटर्स है: कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स. Our second topic is प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. चूंकि आप जानते हैं कि अनाउंस हुई थी ड्यूरिंग यूनियन बजट 2025-26. उसके बाद कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया एंड फाइनली इट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 11th of October 2025 by Honorable Prime Minister in New Delhi. इसकी ड्यूरेशन जो है कितने साल तक रहेगा? 6 years from 2025 to 2031. It will consolidate 36
एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल स्कीम्स, और इसका जो फाइनेंशियल आउटले रहेगा एनुअल बजट ऑफ 24,000 करोड़ फॉर 6 years, और कवरेज ये 1.70 करोड़ फार्मर्स को कवर करेगा। इन फार्मर्स में कौन से फार्मर्स आएंगे? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनकी लैंड ओनिंग जो है वो लेस देन 2 hectares है। And it will target 100 underperforming districts in terms of agriculture। जो 100 underperforming districts हैं वहां पर ये ऑपरेट करेगी स्टार्टिंग में। तो अब देख लीजिए, जो करंट अफेयर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल भी आते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। जैसे ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कुछ स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट, तो आपको स्टेटमेंट होगी ये लॉन्च्ड ऑन in June 2025, फर्स्ट स्टेटमेंट। आपका सेकेंड स्टेटमेंट होगा "100 districts", आपका थर्ड स्टेटमेंट होगा "marginal and small farmers will be covered", और आपका फोर्थ स्टेटमेंट होगा "its duration is for 5 years". क्वेश्चन होगा which one of the following statement, which of the following statements is or correct। तो आपके ऑप्शंस होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ में होगा ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट 1, 2 and 4 are correct, 2 and 3, 2, 3 and 4। क्योंकि आप जानते हैं कि ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर में न कि जून में, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इट विल टारगेट 100 डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। 1.70 crore marginal and small farmers or having land owning less than 2 hectares are covered, right? Its duration is for 5 years। गलत है, इसकी ड्यूरेशन 6 साल के लिए है। तो आप सीधा जाएंगे 2 and 3 are correct इस ऑप्शन के साथ। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज, जो हम काफी सालों से सुन रहे हैं, दैट हैज फाइनली एंटर्ड इनटू फोर्स एंड इंडिया हैज नॉट येट रेटिफाइड इट। ये WTO का कोई एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्स कब होता है? जब 2/3 ऑफ द WTO मेंबर्स उसको रेटिफाई करते हैं। लेकिन इंडिया ने अभी तक इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया है। और ये एग्रीमेंट है क्या? WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज वाज अडॉप्टेड इन WTO कॉन्फ्रेंस एट जेनेवा में। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद हर कंट्री एक के बाद दूसरा जो है इसको रेटिफाई कर रहा है, एंड फाइनली इट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन September 15, 2025। तो व्हाट इज इट अबाउट? किस लिए है एग्रीमेंट? It seeks to protect the marine ecosystem through elimination of harmful fishery subsidies that causes overfishing
overcapacity or supports illegal, unreported and unregulated fishing. Illegal, unreported and unregulated fishing. Next topic is weighted average call rate. It's the rate of interest at which banks lend and borrow money from each other on overnight basis. That is just for one day. Weighted average call rate. It's the rate of interest at which banks lend and borrow money from each other for one day. RODTEP scheme. इसकी full form है Remission of Duties and Taxes on Export Product Scheme. It has been extended till March 2026. अब हम इस स्कीम के बारे में पढ़ेंगे. What is RODTEP? It was launched in January 2021 by Ministry of Commerce and Industry. Its objective is to reimburse taxes, duties and levies at central, state and local levels. Our next topic is discovery of natural gas. रिसेंटली जो है इंडिया में एक जगह नेचुरल गैस का खजाना मिला है. कहां पर मिला है? अंडमान बेसिन में. अबाउट 371 मिलियन मैट्रिक टन्स, जो बहुत ज्यादा होता है. तो बहुत ह्यूज खजाना मिला है अंडमान बेसिन में नेचुरल गैस का. और ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है इंडिया के विजन से, जिसका मकसद ये है कि इंडिया जो है एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनेगा बाय 2030. तो एट प्रेजेंट इंडियाज नेचुरल गैस प्रोडक्शन मीट्स ओनली 50% ऑफ इट्स डिमांड एंड 50% अराउंड 50% इज इंपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो कतर से किया जाता है, फॉलोड बाय यूएसए and UAE. These three are the largest exporters of natural gas to India. Second हमारा है इकोनॉमी में टॉपिक वी राइज इनिशिएटिव. ये वुमेन्स के रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, वी राइज इनिशिएटिव. यानी कि इसकी फुल फॉर्म है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रीइमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस. ये रिसेंटली लॉन्च किया है नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू स्केल देयर बिजनेस ग्लोबली थ्रू ट्रेड फैसिलिटेशन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के रिलेटेड रिसेंटली एक न्यूज थी. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो ये इन्फॉर्म किया, जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट है फ्रॉम माओइज्म हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 to 3 एंड ऑल दीज 3 आर इन छत्तीसगढ़. So left-wing extremism is commonly referred to as Naxalism in India. It is one of the most serious internal security threat in India, or it's rooted in socio-economic inequalities and is fueled by Maoist ideology. Mao, जो चाइना के थे, जिन्होंने मार्क्सिज्म को मॉडिफाई किया and applied it in the Asiatic conditions in China. तो वहीं से ये जो है नैक्सलिज्म निकला है. इट इज बेस्ड ऑन शेयर वायलेंस. जैसे माओ का एक
कहना है कि पॉलिटिकल पावर्स कम फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन। तो हमेशा वायलेंस की बात करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन वायलेंस एंड इट्स अल्टीमेट एम इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लासलेस सोसाइटी and it fights against democratic regimes and establishment of classless society. And it's based on Mao's ideology. And Mao ये जो था ये एक मार्क्सिस्ट था जिसने मार्क्सिज्म को मॉडिफाई किया। What about नक्सलिज्म? तो नक्सलिज्म इंडिया में कहां से आया? ये एक मूवमेंट थी नक्सलबारी। नक्सलबारी इज अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। तो यहां पर एक मूवमेंट थी। तो इसी मूवमेंट से आगे जो है एक ग्रुप उभर कर आया जिसको हम बोलते हैं नक्सल्स या माओइस्ट्स। And they become violent, possessed one of the biggest threat to the internal security of India. अब आप कुछ चीजें नोट भी कर सकते हो। Our new topic is Armed Force Special Power Act 1958, जिसको हम अफसपा के नाम से जानते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज में था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है अफसपा को 6 मंथ से एक्सटेंड किया इन पार्ट्स ऑफ सम स्टेट्स लाइक मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ये जो है अफसपा व्हेन इट कम्स इनटू इफेक्ट तो इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 मंथ्स और फिर 6 मंथली बेसिस पे जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंड करती है। तो अफसपा 1958 में ये एक्ट पास हुआ था। इसके कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। क्या क्या प्रोविजंस हैं? इट्स अ स्पेशल लॉ ग्रांटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू द मिलिट्री टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ पर्टिकुलर एरिया। Currently, it is in effect in parts of Nagaland, Assam, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। इन 4 स्टेट्स में अभी जो है ये लागू है। नॉट होली इन पार्ट्स। जम्मू एंड कश्मीर में इट्स इफेक्टिव, इट्स इन इफेक्ट नॉट थ्रू अफसपा 1958 बट अफसपा जम्मू एंड कश्मीर 1990। उस वक्त यहाँ पर थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसको यहाँ पर जो है लागू किया गया था। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ अफसपा? तो इसके की प्रोविजंस क्या है कि गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ पार्ट और होल ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिस्टर्ब्ड एरिया। तो फिर वहां पर ये लागू किया जाता है। तो इट गिव्स सम स्पेशल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो स्पेशल पावर्स में क्या क्या आता है? यूजिंग अ फोर्स, इवन किलिंग ऑफ एनीवन वायलेटिंग लॉ, अरेस्ट एंड सर्च ऑफ द प्रेमिसेस विदाउट एनी वारंट, शक की बुनियाद पर। इट प्रोहिबिट्स द असेंबली ऑफ 5 or more persons। तो इम्यूनिटी भी देता है ये आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स को। It gives protection to armed force personals from prosecution and legal suits for acts done under अफसपा। जो भी acts armed forces थे अफसपा के अंडर जो भी एक्शंस किए होते हैं उसके लिए जो है आर्म्ड फोर्सेस को किसी किस्म की पूछ नहीं होती। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस जो है सेबेस्टियन एम होंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है 1984 में जो है इसकी रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सिक्योरिटी फोर्सेस कैन बी हेल्ड
accountable for any killing, for any violence, for any rape. They can be held accountable despite the AFSPA immunity. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है सेबेस्टियन एम हंगरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में रूलिंग दी थी। तो AFSPA के बारे में जो हम आमतौर से जो सुनते रहते हैं, तो कितनी स्टेट्स में ये लागू है? नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल 4 एंड इन जे.एंड.के में तो डिफरेंट एक्ट। प्रोविजन सेम है, प्रोविजंस आर सेम बट ओनली डेट की डिफरेंस है। तो यहाँ पर गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट और इट्स पार्ट को डिक्लेयर करेंगे कि ये जो है इट्स अ डिस्टर्ब्ड एरिया। तो जब वो डिक्लेयर किया जाता है तो फिर वहां पर AFSPA comes into force and it gives some special powers to the armed forces and it also gives protection and immunity जिसको हम बोलते हैं to the armed personals। अब आप कुछ इसमें important points जो है वो नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो अब हम मूव करेंगे एनवायरनमेंट पे। तो एनवायरनमेंट में फर्स्ट टॉपिक है हमारा 10 इयर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs एंड इंडियाज प्रोग्रेस। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बराबर 10 साल हो गए हैं और इंडिया की क्या प्रोग्रेस है इस फील्ड में। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये यूनाइटेड नेशंस ने जो है अडॉप्ट किया था इन सितंबर 2015 एंड ऑल कंट्रीज इन यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट in such a way so that our environment is not affected or we are keeping enough resources for the future generation। तो इसमें क्या हुआ था, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आउटलाइन हुए थे विच इंक्लूड्स 179 टारगेट्स। और हर कंट्री को जो है अपने अपने टारगेट्स दिए गए कि इन चीजों पर जो है काम करना है। अगर हम इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो है सीरियल नंबर 1 पे जो है फिनलैंड है विद score of 87 and that is followed by Sweden and Denmark और इंडिया की रैंक जो है वो 99th है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली यूनेस्को ने एक बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में जो है एक और बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डेजिग्नेट किया कोल्ड डेजर्ट, नाम है उसका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहले जो है हमारे पास यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व से 12 और अब 12 से हो गए 30। तो ये कहाँ लोकेट है? इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट रिजर्व्स। तो इट्स लोकेटेड इन हिमालयाज और ये स्ट्रेच करता है फ्रॉम लद्दाख इन द नॉर्थ टू किन्नौर इन द साउथ। तो किन्नौर जो है इट इज इन हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश तक स्ट्रेच करता है। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कहां पे इंक्रीज हुआ है? इंडिया में। एक बड़ी खुशी की बात है कि फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का है वो 21.76% ऑफ टोटल जियोग्राफिक एरिया पे पहुंचा है। अर्लियर ये 19 पॉइंट समथिंग था, उसके बाद 20.50 और फाइनली जो है आज ये 21.76% पे पहुंचा है फॉरेस्ट कवर। तो इसमें खाली फॉरेस्ट ट्रीज आते हैं, बाकी ट्रीज जो है इन लोकेलिटीज वगैरह वो नहीं आते हैं इन पार्क्स। तो कंबाइंड फॉरेस्ट कवर अगर हम देखेंगे सारा कंबाइन करके
फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, तो वो है 25.17% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जिसमें फॉरेस्ट के अलावा बाकी दरख्त भी आते हैं। तो एरिया वाइज किस स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट कवर है, तो मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे है छत्तीसगढ़। तो सबसे ज्यादा अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस स्टेट का एरिया जो अंडर फॉरेस्ट कवर है, मध्य प्रदेश का। अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे यानी कि परसेंटेज of the total area of that state or union territory, the percentage wise नंबर 1 पे हमारे लक्षद्वीप आती है जो कि एक यूनियन टेरिटरी है with forest cover of 91.33%। इस यूनियन टेरिटरी का 91.33% एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट कवर है। तो स्टेट में अगर फर्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो दैट इज मिजोरम, 85.34% of the total area of Mizoram is under forest cover। एनवायरमेंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन पोल्यूशन। तो सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड ने in its report has highlighted that the Delhi NCR, National Capital Region, is the worst impacted in the country by ozone pollution। तो सबसे ज्यादा जो है हमारे मुल्क में जो है बुरी तरीके से जो असरअंदाज हुआ है वो दिल्ली का रीजन है, एंड इट इज फॉलोड बाय मुंबई मेट्रोपॉलिटन्स, मुंबई सिटी। तो ओजोन जो है इट अकर्स इन एटमॉस्फेयर इन 2 लेयर्स। एक लेयर में तो एज ए प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ स्ट्रेटोस्फीयर, और दूसरी लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर, यहां पर ये एयर पोल्यूटेंट माना जाता है ओजोन। Ozone in stratosphere protects the life on the earth from the harmful radiations, harmful ultraviolet radiations of the sun, but in troposphere from 0 to 10 kilometers it is a strong pollutant। It's in fact a greenhouse gas। So GLO, ग्राउंड लेवल ओजोन, इट्स अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। ये कुछ घंटों और कुछ हफ्तों तक ही रहता है, ज्यादा देर जो है ग्राउंड लेवल जो है ट्रोपोस्फेयर में नहीं रहता है। तो कुछ फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये कैसे बनता है, क्यों आता है, कहां से आता है? इट्स क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके 2 सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, यानी कि ह्यूमन कॉजेस। नेचुरल सोर्स कहां से है इसका? सॉइल बेस्ड इमिशंस इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वाइल्ड फायर से भी ये इमिट होता है। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस यानी कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस जहां पर होता है, ट्रांसपोर्टेशन से, पावर प्लांट से एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जब हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, एरोसोल्स यूज करते हैं वगैरह वगैरह। तो इंपैक्ट इसका क्या होता है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन? इश्यू तो यही है, ग्राउंड लेवल ओजोन। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे, इट इज प्रोटेक्ट्स द लाइफ। स्ट्रेटोस्फेयर वाला ओजोन जो है दैट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। तो इम्पैक्ट इसका क्या क्या है? सबसे पहले इसके हेल्थ कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, ब्रोंकाइटिस, एस्मा एंड अदर रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड डिसऑर्डर्स इससे हो जाते हैं। तो क्लाइमेटिक, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस, ऑल्दो इट इज अ शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट। ये कुछ ही हफ्तों तक रहता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस।
तो एग्रीकल्चर पे इसका क्या असर पड़ता है? इट डिसरप्ट्स द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस को ही ये डिसरप्ट करेगा तो हेंस इट हैम्पर्स द प्लांट ग्रोथ। Next topic is new Ramsar sites in Bihar. So recently, under Ramsar Convention, 2 new Ramsar sites were identified in Bihar. एक गोकुल रिजर्वायर है और दूसरे का नाम है उदयपुर लेक। Both these wetlands are oxbow lakes. It's a geographical term. ये हम आगे कभी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ऑक्सबो लेक्स इस टाइप का होता है। तो टोटल 91 रामसर साइट्स थी इंडिया में, अब ये 2 बढ़कर हो गई 93। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो है ये साइन हुआ था इन 1971। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, अंडर यूनेस्को के अंडर ये साइन हुई थी। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी एंड इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेस। कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड देयर रिसोर्सेस। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जो कि रिसेंटली कंक्लूड हुई अबू धाबी में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसकी जो है ये कंजर्वेशन कांग्रेस इज हेल्ड हर चौथे साल में होती है, एवरी 4th ईयर। तो इस साल जो है 2025 में इसकी एक कांग्रेस हुई, कंजर्वेशन कांग्रेस हुई, जो अबू धाबी दुबई में जो है कंक्लूड हुई। तो व्हाट इज IUCN? International Union for Conservation of Nature. It was founded in 1948. It is the world's largest and most diverse environmental network. It has 1400 plus members, जिसमें states भी हैं, NGOs, research institutions, etc. Our next topic is antimicrobial resistance. तो what is antimicrobial resistance? तो जब माइक्रोब्स जो है, पैथोजेंस जो है, वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं अगेंस्ट द ड्रग्स विच हैव बीन मेड टू किल देम। तो इन 2023, 1 out of the 6 bacterial infections worldwide was caused by antibiotic resistant bacteria. ये ऐसे पैथोजेंस होते हैं that are hard to kill, क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप किया होता है। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मल्टीपल ड्रग्स वो अपने अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, और उस सूरत में जो है उस इन्फेक्शन को क्योर करना बहुत मुश्किल एंड इवन समटाइम्स इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। AMR, antimicrobial resistance, occurs when bacteria, virus, fungi and parasite evolve to withstand the drug designed to kill them. इनको हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, that is superbugs. They are superbugs, यानी कि बहुत heavy dose of antibiotics भी इनको kill नहीं कर पाती है। मेडिसिन बिकम इनफेक्टिव। तो ये कैसे इवॉल्व होते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये कैसे इवॉल्व होते हैं? दे इवॉल्व ओवर टाइम थ्रू जेनेटिक चेंज। इनमें पैथोजेंस में जो है जेनेटिक चेंज होता है, और उसी जेनेटिक चेंज की वजह से ये इवॉल्व होते हैं, एंड इसकी वजह से जो है एक पर्टिकुलर बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो सस्टेन रहता है। वो काफी ड्रग्स और एंटी माइक्रोबियल जो है मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स यूज करने से भी खत्म नहीं होता है। तो अब हम नेक्स्ट आएंगे मिसलिनियस में। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बुक्स एंड
अपॉइंटमेंट्स जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि फलानी बुक जो है ये किसने लिखी है। तो वो बुक्स बेसिकली वो भी न्यूज़ में रही होती है, इसलिए पूछी जाती है। तो हमारे पास एक बुक है मोदीज मिशन, ये लिखी है बर्जिस देसाई ने, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नर्स ऑफ गुजरात and Maharashtra and CM of Maharashtra Fadnavis। तो गवर्नर्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम ने ये बुक लॉन्च की थी, मोदीज मिशन। नेक्स्ट बुक है रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, ये लिखी है हमारे, इसके ऑथर है अनिल चौहान जी, हु इज द CDS Chief of Defense Staff in India, Waterways by सुंदर सरुकाई। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है अक्टूबर के महीने में कि जस्टिस सूर्यकांत हैज बीन एलिवेटेड एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जज जो है इसको एलिवेट किया गया है एज 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, and he will be replacing or he is succeeded by Bhushan R Gavai। तो अपॉइंटमेंट का आपको पता होगा कि एक जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय कंसल्टेशन विद such judges of Supreme Court and High Court as deemed necessary। और इसमें एक चीज और होता है, कोलिजियम सिस्टम होता है। which includes Chief Justice of India plus 4 senior most judges। तो it means आउटगोइंग चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है यही रिकमेंड करते हैं कि किस जज को जो है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है नेक्स्ट CJI बनाना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट का डिफरेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का डिफरेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट का होता है 1+4, तो हाई कोर्ट का होता है 1+2, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट and 2 senior most judges। Okay, thank you। तो इसी टॉपिक से हमारे जो है ये करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम विद इन 1 or 2 weeks आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मैं जो है नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025 जो है